नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पार्ट नंबर 33 जो कि अपने बीएससी थर्ड ईयर के अंदर और बीएससी बीएड के सिलेबस के अनुसार है। अब देखिएगा, हमने जो इससे पहले की क्लास थी उसके अंदर अपने मनुष्य की जितनी भी यूँ कहते हैं मैमेलियन जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में अपने पढ़ा था। तो उनको अपने देख लिया था कि वो कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से उनका कार्य होता है, उनकी कमी से हार्मोन कौन कौन से हैं, हार्मोन की कमी से कौन से रोग, अधिकता से कौन से रोग, इस प्रकार से अपने ये चीज़ें वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस पार्ट 33 पार्ट में 33वें लेक्चर के अंदर, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट्स या कीटों की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, कीट जो होते हैं ये अपने चारों ओर पाए जाते हैं और जिसमें मक्खी, मच्छर, सिल्वरफिश, सबसे बड़ा वर्ग है आर्थ्रोपोडा के अंदर। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है जो कि जंतु सबसे ज़्यादा जातियाँ पाई जाती है, और आर्थ्रोपोडा के अंदर भी सबसे बड़ा वर्ग जो है कीटों का है, इंसेक्ट का, जो मनुष्य को चाहे वो इकोनॉमिकली उसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है लाइफ में। और कीटों के यदि हम देखें तो अपने देखते हैं कि ये भोजन को ढूंढते हैं, ये फिरोमोन का स्राव करते हैं, जनन करते हैं, उसके अलावा विकायंत्रण होता है, लार्वा अवस्था पाई जाती है, अडल्ट अवस्था पाई जाती है, कुछ कीट उड़ते हैं, इनकी कुछ अवस्थाएं उड़ने में असक्षम होती है। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी अपने चारों ओर कीटों में देखते हैं। अब देखिएगा, जो कीट होते हैं, कीटों का जो हार्मोन्स होते हैं वास्तव में क्या होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा स्रावित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूरो हार्मोन भी कहा जाता है। कारण है क्योंकि हम इसकी जो देखेंगे स्ट्रक्चर्स ग्लैंड की विद डायग्रामेटिकली, तो डायग्रामेटिकली देखेंगे तो उसके अंदर डायग्राम में हमें देखने को मिलेगा कि वास्तव में जो कीटों के हार्मोन होते हैं वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा ही क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है, जिनको अपने आगे इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे मनुष्य के अंदर अपने पढ़ के हैं कि पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि में जो पश पीयूष ग्रंथि है उसके हार्मोन न्यूरो हार्मोन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पश पीयूष ग्रंथि का निर्माण हाइपोथैलेमस के एक्सोन्स और सिनेप्टिक बटन के द्वारा होता है, और वहाँ पर जो हार्मोन बनते हैं वो उन एक्सोन और सिनेप्टिक बटन के द्वारा बनते हैं। तो इसलिए उस भाग को हमने क्या कहा था, न्यूरोसेक्रेटरी भाग, और उन हार्मोन्स को जिसमें ऑक्सीटोसिन और रेडियस आते हैं उनको क्या कहा जाता है, न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स कहा जाता है या न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है। तो वैसे ही कीटों के अंदर भी लागू होता है कि कीटों की जो सेल्स होती हैं वो सारी न्यूरॉन्स से बनी होती हैं, और न्यूरॉन्स से बनने के होने के कारण उनके द्वारा स्रावित हार्मोन को भी क्या कहा जाता है, न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जो कीटों के अंदर बहुत सारी क्रियाएँ चलती रहती हैं, उनको सबको नियंत्रण कौन करता है, इनके हार्मोन्स करते हैं। अब कौन कौन सी क्रियाएँ, जैसे मैं बताता हूँ, मेटामॉर्फोसिस है, ग्रोथ है। कीटों के अंदर कौन कौन सी क्रियाएँ चलती है, जैसे मेटामॉर्फोसिस, ग्रोथ, कौन कौन से मेटामॉर्फोसिस है, ग्रोथ है, एक डायशन है, सिस है, निर्मोचन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्मोचन। ग्रोथ है जिसको वृद्धि कहते हैं, इसको हम कहते हैं कायांतरण, इसको क्या कहते हैं, कायांतरण। उसके अलावा यदि हम बात करें, इनके अंदर रिप्रोडक्शन है, डायपोज है, रिप्रोडक्शन है यानी जिसको हम कहते हैं प्रजनन, डायपोज है, डायपोज है। उसके अलावा यदि हम देखें, इसके अंदर पिगमेंटेशन है, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, पिगमेंटेशन है, मेटाबॉलिज्म है। उसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विसरल मसल्स होता है, अब देखिए ये सारी घटनाएं कीटों के अंदर होती हैं, चाहे मेटामॉर्फोसिस, चाहे ग्रोथ, चाहे डायसिस, चाहे रिप्रोडक्शन, चाहे डायपोज, चाहे पिगमेंटेशन, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विसरल मसल्स हो। ये सारी की सारी घटनाएं कीटों के अंदर कौन कंट्रोल करती है, उनकी ग्लैंड्स करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं। कौन करती है, इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं। ये सारी घटनाओं का कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अब देखिए, एक मेटामॉर्फोसिस आप जानते ही हैं, कायांतरण क्या होता है।
अब कुछ परिभाषाएं छोटी छोटी जो मैं आपको बता देता हूँ कि मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण का मतलब क्या होता है कि लार्वा अवस्था का वयस्क अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। लार्वा, क्योंकि कीटों के अंदर जो मोस्टली अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है, वयस्क होते हैं, अंडे देते हैं, अंडे से लार्वा निकलता है और लार्वा जो है वो किस में चेंज होता है, वयस्क में चेंज होता है। तो लार्वा अवस्था जो होती हैं उसका वयस्क में चेंज होना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। और मेटामॉर्फोसिस केवल जो टर्म है वो केवल यही नहीं यूज़ होती है, वो अपने जहाँ भी लार्वा की बात होगी और वो लार्वा अगर वयस्क में चेंज हो, चाहे वो मेंढक का टेडपोल लार्वा हो, चाहे हर्डमानिया का टेडपोल लार्वा हो, जहाँ लार्वा वयस्क में चेंज हो रहा है वो घटना क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है, कायांतरण कहलाता है। ग्रोथ यानी वृद्धि का मतलब आप समझते ही हो कि अंडा है, अंडे के अंदर ग्रोथ होती है, क्योंकि ग्रोथ हमने बात की थी जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर अपने बात की कि जब निषेचन होता है, निषेचन से लेकर के मृत्यु तक जो सारी घटनाएँ चलती हैं उनको हम उस दौरान तक जो परिवर्तन आते हैं, चाहे बॉडी के अंदर आए, चाहे शरीर के अंदर आए, चाहे अंगों में आए, वो सारी सारी क्या कहलाते हैं, वृद्धि या ग्रोथ। और वैसे हम देखते ही हैं कि अंडा होता है, अंडा के अंदर जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला अवस्थाएं आती हैं, फिर आकार का निर्माण होता है, शरीर बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी धीरे धीरे आकार में मतलब बढ़ोतरी करती है। उन सब घटनाओं को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब बात आती है कि प्रजनन। प्रजनन आपको पता ही है कि कीटों के अंदर मोस्टली जो है वो लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा दोनों ही मिलकर के नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उस घटना को क्या कहते हैं, हम प्रजनन कहते हैं। निर्मोचन की यदि हम बात करें तो निर्मोचन का मतलब क्या होता है कि जो लार्वा अवस्था होती है, जैसे क्या होता है कि कुछ कीटों के अंदर निर्मोचन जो होता है, निर्मोचन का मतलब वैसे त्वचा त्याग होता है। निर्मोचन का अर्थ क्या होता है वैसे सामान्य भाषा में, त्वचा त्याग होता है। तो निर्मोचन की जब घटना होती है तो उस दौरान क्या करता है कि जो लार्वा अवस्था होती है, जैसे मान ली कोई कीट के अंदर, जैसे हम बात करें पेरिप्लेनेटा अमेरिकन तिलचट्टे के अंदर, तिलचट्टे के अंदर जैसे जब भ्रूणीय डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान उसके अंदर 10 बार लगभग निर्मोचन होता है, 8 से 10 बार निर्मोचन होता है। तो 8 से 10 बार निर्मोचन जब भी होता है तो उसमें क्या होता है कि लार्वा, निर्मोचन का अर्थ होता है पुरानी त्वचा का त्याग करना और नई त्वचा को ग्रहण करना, क्या कहलाता है, निर्मोचन, अगर हम वैसे सामान्य भाषा में बात करें। और वैसे यहाँ ये मतलब भी है कि पहले की अवस्था की तुलना में अगली अवस्था का आकार और अंग जो है अधिक विकसित होते हैं, तो वो घटना क्या कहलाती है, निर्मोचन कहलाती है। उसके अलावा जो है डायपोज जो अवस्था आती है, डायपोज क्या कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो टर्मिनोलॉजी के अंदर छोटी छोटी परिभाषाएं जिनको मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे लार्वा में अनेक बार निर्मोचन होता है, ये बात मैंने बता दी कि लार्वा जैसे वो अनेक बार क्या करता है, निर्मोचन करता है। निर्मोचन का मतलब क्या है, त्वचा का त्याग करना, नई त्वचा को ग्रहण करना, पुरानी त्वचा का त्याग करना क्या कहलाता है, निर्मोचन कहलाता है, या एक डायसिस अवस्था कहलाती है। अब क्या होता है कि प्रत्येक लार्वा अवस्था को क्या कहते हैं, इंस्टार कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपनी ये कोई लार्वा अवस्था है, सपोज इट ये एक इंस्टार है, ये क्या है कि इंस्टार है, इसके अंदर ये अपनी लार्वा मान ली, ये क्या है, लार्वा। इसने त्वचा का त्याग किया और आकार बड़ा कर लिया इस तरह से, और नई त्वचा को ग्रहण कर लिया इस तरह से, कर लिया, आकार बढ़ गया, नई त्वचा को ग्रहण कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, इंस्टार। तो जितनी बार नया लार्वा बनेगा वो लार्वा प्रत्येक बार क्या कहलाता है, इंस्टार कहलाता है। और दो इंस्टार के बीच का जो समय है उसको क्या कहते हैं, एक स्टेडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक स्टेडियम। जैसे अगला ये हो गया, अगला ये हो गया, ये थर्ड इंस्टार हो गया। तो इंस्टार का मतलब तो क्या होता है, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो अपने कीट विज्ञान में बहुत काम में आती है। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है, जंतु विज्ञान की वैशाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। तो कीट विज्ञान के अंदर ये छोटी छोटी बातें काम में आती है, अपने को यहाँ भी काम में आएगी। तो इंस्टार क्या है कि जितनी बार भी निर्मोचन, पहली बात तो निर्मोचन समझ में आ गया होगा। निर्मोचन का मतलब नई त्वचा, पुरानी त्वचा का त्याग करना, नई त्वचा को ग्रहण करना क्या कहलाता है, निर्मोचन या एक्डाइसिस कहलाता है। और निर्मोचन जब भी होगा तो अगली लार्वा अवस्था पहले वाली लार्वा अवस्था से अधिक विकसित होती है। तो अब हम उस लार्वा को लार्वा नाम न देकर क्या कहेंगे, इंस्टार कहते हैं। प्रत्येक बार जब निर्मोचन होता है तो उस लार्वा को क्या कहते हैं, इंस्टार। तो जैसे ये फर्स्ट इंस्टार, ये सेकंड इंस्टार, ये थर्ड इंस्टार, इस तरह से ही चलता रहता है। और दो इंस्टार के बीच की जो बीच का समय है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेडियम कहते हैं। दो इंस्टार के बीच में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, कि स्टेडियम कहते हैं। और
जो प्यूपा अवस्था होती है वो एक निष्क्रिय अवस्था को अंतराल को व्यक्त करती है, और परिवर्धन में प्रसुप्त अवस्था को क्या कहते हैं, डायपोज भी कहते हैं। अब देखिएगा कि होता क्या एक्चुअल में कि एक शब्द होता है डायपोज, अभी नाम आया है यहाँ पर। डायपोज क्या होता है, जिसको हम प्रसुप्त अवस्था भी कहते हैं। अब प्रसुप्ति का वैसे क्या होता है कि डोरमेंसी अवस्था कहते हैं सामान्य बीजों के अंदर भी। प्रसुप्ति अवस्था का मतलब होता है कोई भी जीव के द्वारा निष्क्रिय हो जाना, उसके द्वारा किसी प्रकार का पोषण न लेना, अपनी जैविक क्रियाओं को थोड़ा कुछ समय के लिए कम कर देना या रोक लेना, क्या कहलाता है, डायपोज या प्रसुप्त कहलाता है। तो कीटों के अंदर भी डायपोज अवस्था आती है, कब, लार्वा अवस्था के दौरान यानी स्टार अवस्था के दौरान आती है कि वो कुछ समय के लिए अपना क्या कह सकते हैं कि भोजन लेना छोड़ देते हैं, या कुछ समय के लिए वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो वो अवस्था क्या कहलाती है, प्रसुप्त या डायपोज। तो इनस्टार का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक निर्मोचन के दौरान बना हुआ लार्वा क्या कहलाता है, इनस्टार कहलाता है। दो इनस्टार के बीच में लगने वाला समय क्या कहलाता है, स्टेडियम कहलाता है। और डायपोज का मतलब क्या होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि निष्क्रियता अवस्था भी कहते हैं। जैसे कई विकसित जंतुओं के अंदर हम नाम बोलते हैं शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, तो वो एक प्रकार की डायपोज यानी प्रसुप्त अवस्था होती है, और बीजों के अंदर भी ये पाई जाती है। और प्रसुप्त अवस्था जब भी आती है कोई भी जंतु के अंदर, तो उस दौरान वो अपनी जैविक क्रियाओं को या तो मंद कर देता है या रोक देता है। तो ये कीटों के अंदर भी आती है। तो डायपोज के लिए भी पिगमेंटेशन यानी जो कीटों का जो रंग है उसकी बात हो रही है, जो कलर होता है तो वो पिगमेंट्स के द्वारा होता है, पिगमेंट सेल्स के द्वारा होता है, तो उसके लिए भी हार्मोन चाहिए। मेटाबॉलिज्म यानी जो शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं उनको भी क्या कहते हैं, उपापचयी क्रियाएं, तो उनके लिए भी क्या चाहिए, अपने को हार्मोन चाहिए कीटों के अंदर। और फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विसरल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विसरल मसल की यदि हम बात करें तो कीटों के अंदर जो एक डेवी और कैमरून वैज्ञानिकों ने बताया था कि जो कार्पोरा कार्डिका एक ग्रंथि होती है उसके द्वारा आर्थोडायोफिनोल हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा, आर्थोडायोफिनोल, कार्पोरा कार्डिका के द्वारा। ये ग्रंथि का नाम है कार्पोरा कार्डिका, जो कीटों के अंदर पाई जाती है, जिसको हम पढ़ेंगे। इसके द्वारा आर्थोडायोफिनोल हार्मोन स्रावित होता है। और ये आर्थोडायोफिनोल क्या करता है, जो इसकी हृदय की मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कीटों के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सब के लिए क्या होना आवश्यक होता है, हार्मोन्स का होना आवश्यक है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि फिरोमोन नाम सुना है, तो फिरोमोन एक प्रकार से हार्मोन ही होते हैं, वो बहिस्त्रावी होते हैं, हवा में स्त्रावित होते हैं। और फिरोमोन जब भी कीटों में बनते हैं तो उनके द्वारा नर और मादा एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अपना भोजन ढूंढते हैं। तो कहने का मतलब कि हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान है किसके लाइफ में, कीटों की लाइफ में। चाहे वो किसी एंगल से हम देखें, चाहे वो मेटामॉर्फोसिस हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे निर्मोचन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे डायपोज हो, चाहे पिगमेंटेशन हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विसरल मसल्स। तो इस प्रकार से जो हार्मोन्स हैं उनका बहुत बड़ा क्या है, कीटों के अंदर योगदान होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, वो यानी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो ही मुख्यतः हार्मोन का निर्माण करती है। इसलिए इनके हार्मोन्स क्या कहलाते हैं, न्यूरो हार्मोन भी कहलाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें कि डेवलपमेंट जो होता है कीटों के अंदर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है एकायंत्रणी परिवर्धन, डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स। बता देता हूँ 3 प्रकार का होता है, थोड़ा सा जानकारी के लिए आप समझ लीजिएगा इसको। पहला कौन सा है, एकायंत्रणी परिवर्धन। अब एकायंत्रणी परिवर्धन के अंदर क्या होता है, अंडा जो होता है उससे सीधा ही क्या है, कीट का निर्माण हो जाता है। उसके अंदर किसी प्रकार की लार्वा अवस्थाएं जैसे वो नहीं पाई जाती, इसके अंदर सीधा क्या है, कीट का निर्माण हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है, जितने भी एप्टेरिगोट्स होते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एप्टेरिगोट्स। आपको मैं बता देता हूँ कि एप्टेरिगोट्स के अंदर अपने सिल्वर फिश होती है जो बुक्स के अंदर पाई जाती है। एक सिल्वर कलर की कीट होता है जो बुक्स के अंदर पाई जाती है। बुक्स को यदि हम कई दिन तक छोड़ देते हैं तो उसको अंदर एक छोटा सा मछली की तरह जंतु होता है, और होता वास्तव में इंसेक्ट है, तो वो एप्टेरिगोट्स होते हैं। तो उनके अंदर कौन सा एकायंत्रण नहीं पाए जाते हैं, लार्वा अवस्था उनमें एब्सेंट होती है। तो उनका परिवर्तन कौन सा होता है, एकायंत्रणी परिवर्तन। दूसरा है इसके अंदर पूर्ण कायंत्रणी परिवर्तन। अब पूर्ण कायंत्रणी परिवर्तन की यदि हम बात करें, 2 नंबर कौन सा है, पूर्ण कायांतरणीय परिवर्धन। इसकी यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, वयस्क क्या रहता है, अंडा, अंडे से क्या निकलता है, लार्वा, लार्वा से क्या निकलता है, प्यूपा, और प्यूपा किस में चेंज हो जाता है, वयस्क में। तो
ये कायांतरण होगा एक्चुअल में कि वयस्क ने क्या दिया, जनन करके अंडा दिया, अंडा निषेचित करता है नर के द्वारा, अंडे से क्या निकलता है, लार्वा। लार्वा जो है वो फिर भोजन लेते और वो अगली अवस्था में जाता है जिसको हम कहते हैं प्यूपा। प्यूपा फिर क्या करता है, कायांतरण करके किस में चेंज होता है, वयस्क में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा। प्यूपा अधिक विकसित अवस्था होती है किसकी तुलना में, लार्वा की तुलना में। और प्यूपा जो है फिर आगे किस में चेंज होता है, निर्मोचन करके वयस्क में चेंज हो जाता है। तो इस तरह का परिवर्तन क्या कहलाता है, पूर्ण कायांतरणीय परिवर्तन। तो ये अपने किस में पाया जाता है, जितने भी तितली है, मक्खी है, मच्छर, उनमें एग्जाम्पल क्या है इसका, तितलियाँ, मक्खी, मच्छर, ये सब किसका एग्जाम्पल है, पूर्ण कायांतरणीय परिवर्तन का, जिसके अंदर अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से क्या बनता है, वयस्क बनता है। और तीसरा जो अपना इसका एग्जाम्पल है अपूर्ण कायांतरणीय परिवर्तन। इसकी यदि हम बात करें, ये आपने पढ़ा भी है तिलचट्टे के अंदर, अपूर्ण कायांतरणीय परिवर्तन। अब इसमें क्या होता है, अपूर्ण कायांतरणीय परिवर्तन जो होता है इसके अंदर अंडा होगा, अंडे से मतलब वयस्क हो गया, वयस्क में क्या बनता है, अंडा। जैसे वयस्क से अंडा, अंडे से निम्फ बनता है, क्या बनता है, निम्फ। और निम्फ जो है किसमें चेंज हो जाता है, वयस्क में। अब देखिएगा स्टूडेंट कि क्या होता है, आपने तिलचट्टे में देखा होगा, तिलचट्टे के अंदर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, यानी कि अपूर्ण कायांतरणीय जो परिवर्तन है इसका एग्जाम्पल अपना तिलचट्टा है। अब तिलचट्टे के अंदर क्या होता है, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, बल्कि उसके अंदर क्या होता है कि वयस्क के द्वारा क्या दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं। अंडे से फिर छोटे छोटे मतलब जो जीव निकलते हैं, वो जीव होते तो निष्क्रिय टाइप में, उनके अंदर आंखें वगैरह नहीं होती हैं, वयस्क की तुलना में कम सक्रिय होते हैं, परंतु उनकी आकार आकृति जो होती है वो क्या होती है, सेम टू सेम वयस्क की जैसी दिखाई देती है, इसलिए उस अवस्था को क्या कहा जाता है, निम्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, निम्फ। और निम्फ फिर पोषण प्राप्त करते हुए किस में चेंज होता है, वयस्क में चेंज होता है। तो ये परिवर्तन कौन सा कहलाता है, अपूर्ण कायांतरणीय परिवर्तन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तिलचट्टा है। बहुत अच्छा उदाहरण है जो आपने 12th या 11th क्लास में पढ़ा होगा शायद, कौन सा है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। तो डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है इनका, क्योंकि हम जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो इनके अंदर डेवलपमेंट जो होता है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए डेवलपमेंट 3 प्रकार का होता है सभी कीटों में। अकायांतरणीय परिवर्तन जिसके अंदर कायांतरण जैसी घटनाएं, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल कौन सा है, एप्टेरिगोट्स, यानी जिसका हम सिल्वर फिश सामान्य भाषा में बोलते हैं, वो इसी का सदस्य है। पूर्ण कायांतरणीय परिवर्तन, ये हम जो हमारे खेत में पाए जाने वाले कीट है उसके अंदर देखते हैं लट अवस्था जो होती है वो लार्वा अवस्था ही होती है। लार्वा अवस्था किसमें चेंज होती है, फिर प्यूपा में, प्यूपा इसकी तुलना में अधिक विकसित होती है, प्यूपा फिर कायांतरण करके किसमें चेंज होती है, वयस्क में। उदाहरण है इसका तितली, मक्खी, मच्छर, मोस्टली सभी में पूर्ण कायांतरणीय परिवर्तन पाया जाता है। अपूर्ण कायांतरणीय परिवर्तन का उदाहरण है तिलचट्टा। अब इसके अंदर क्या होता है, वयस्क होता है, वयस्क अंडे देगा, अंडे से लार्वा नहीं बनेगा बल्कि क्या है, निम्फ बनता है। और निम्फ मैंने बताया कि निष्क्रिय होता है, परंतु इसकी आकार आकृति वयस्क के समान होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निम्फ कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार का परिवर्तन इनके अंदर पाया जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें, अब ग्लैंड्स की बात करना चाहेंगे अपने, कि जो ग्लैंड्स हैं वो कैसे कितने प्रकार की होती है, क्योंकि वो ग्लैंड्स अगर हम पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि वो कैसे डेवलपमेंट को पूरा करती है। तो जो अपने आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा स्टूडेंट कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट, इसकी बात करने जा रहे हैं तो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती हैं। पहली है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। पहला कौन सी है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन, पहली ग्लैंड यही है। दूसरी कौन सी है, कार्पोरा कार्डियका, कार्पोरा कार्डियका। तीसरी है कार्पोरा एलेटा, एलेटा। चौथी है प्रोथोरेसिक ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये 4 प्रकार की ग्लैंड्स हैं, किसकी, कीटों की हैं। और ये चारों ही ग्लैंड जो है मिलकर के पूरी जितनी भी जैविक क्रियाएं जिनकी हमने बात की थी, चाहे वो कायांतरण हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे डाइपोज हो, चाहे इंस्टार अवस्था हो, चाहे वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, उन सब क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो कौन करती है, न्यूरोसेक्रेट, ये जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है कीटों की वो करती है। और कीटों की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये नर्व के द्वारा, यानी नर्व सेल्स के द्वारा बनी होती है। और नर्व सेल्स के द्वारा बनी होने के कारण इनको न्यूरो हार्मोन कहा जाता है, यानी इनके द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाते हैं, न्यूरो हार्मोन कहलाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट कि अपने
इसकी बात करेंगे कि ये ग्लैंड्स जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये अपने एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसके अंदर चारों ग्लैंड्स मौजूद है। सबसे पहले हम बात करें जो मेन ग्लैंड है वो कौन सी है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन, क्योंकि ये ग्लैंड जो है ये ही मुख्य हार्मोन प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन का स्त्राव करती है, और वो हार्मोन्स फिर आगे जा कर के इन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। कैसे करता है उसको आगे डिटेल में देखेंगे, पहले इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ होती है। तो देखिएगा ये ब्रेन है, यानी ये इसका एंटीरियर पोर्शन है, कोई भी कीट का एंटीरियर पार्ट है या एंड है, और ये कौन सा होता है, पोस्टीरियर एंड है। ये कौन सा है, पोस्टीरियर एंड कीट का। अब देखिएगा यानी ये इसका ब्रेन वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदुनुमा संरचनाएं दिख रही हैं। ये सारी की सारी, चाहे वो मीडियन सेल हो, चाहे लेटरल सेल हो, चाहे ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स हो, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन कहलाती है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन, चाहे वो मीडियन सेल हो, मीडियन सेल जो बीच में स्थित होती हैं, लेटरल सेल जो साइड में स्थित होती है, और ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स जो कि जिसको हम तृतीय मस्तिष्क भी कहते हैं, वो थोड़ा सा कहाँ है, नीचे की ओर स्थित होती है जो आपको दिख रही है। ये सारी कितनी जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, यानी कुल कितनी होती हैं, 6 होती हैं। मतलब 6 का मतलब ये लेफ्ट की और राइट की दोनों साइड की होती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, ये कंपाउंड आई है, इसका यहाँ कोई लेना नहीं, कंपाउंड आई जो कि आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी विशेषता होती है। उसके बाद में यदि हम बात करें 2 नंबर सेल, तो मीडियन सेल्स, लेटरल सेल्स और ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स, ये नर्व सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, नर्व सेल। एंड मीडियन सेल बीच में है, आप देख रहे हैं, लेटरल सेल साइड में है, और ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स कहाँ है, थोड़ा सा ब्रेन के जो ये कहते हैं फेरिंक्स के पास में, जो ब्रेन होता है रिंग के रूप में उसके पास स्थित होती है, उसको ट्राइटोसेरेब्रल सेल कहते हैं। तीनों ही, चाहे मीडियन सेल हो, चाहे लेटरल सेल हो, चाहे ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स, ये नर्व सेल्स होती हैं। तो इन तीनों को क्या कहा जाता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। इसलिए न्यूरोसेक्रेटरी, न्यूरो का मतलब तंत्रिकाएं, सेक्रेटरी का आता है स्त्रावी कोशिकाएं, और किसकी, ब्रेन की, यानी ब्रेन का हिस्सा होती हैं तीनों की तीनों। अब देखिएगा कि इनके द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाते हैं, न्यूरो हार्मोन। क्या कहलाता है, न्यूरो हार्मोन। तो पहला ग्रंथि कंप्लीट संरचना में। दूसरी ग्रंथि कौन सी है, कार्पोरा कार्डिका। कार्पोरा कार्डिका आप देख सकते हो कि जस्ट जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन है उनके जस्ट क्या होती है, नीचे स्थित होती है। कौन सी, कार्पोरा कार्डिका। कार्पोरा कार्डिका के जस्ट नीचे कौन सी होती है, कार्पोरा एलेटा होती है। और कार्पोरा एलेटा के जो प्रोथोरेसिक भाग होता है, अग्र वक्ष जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि कीटों के अंदर जो है वक्ष भाग तीन भागों में बंटा होता है, वक्ष एरिया या थोरेसिक एरिया, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। तो ये प्रोथोरेक्स यानी अग्रवक्ष के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड क्या कहलाती है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इस डायग्राम में अपने देख रहे हैं कि अपने को न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ ब्रेन भी दिखाई दे रही है, कार्पोरा कार्डिका भी दिखाई दे रही है, कार्पोरा एलेटा भी दिखाई दे रही है, और प्रोथोरेसिक ग्लैंड भी दिखाई दे रही है। उसके अलावा प्रोथोरेसिक ग्लैंड आपको दिख रहा है, आगे एब्डोमिनल पार्ट शुरू हो जाता है, उसके अंदर बीच में वेंट्रल नर्व कोड होता है, ये वेंट्रल गैंग्लियंस होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, चारों ग्लैंड्स इसके अंदर पाई जाती है। अब यदि इतने एरिया को हम यदि बड़ा करके देखें, इस एरिया को यदि हम बड़ा करके देखें, तो इसके अंदर ये अपने को क्लियर दिखाई दे जाएंगी चारों की चारों सेल्स। पहली सेल्स देखिएगा, ये आपको दिख रही हैं, ये छोटे छोटे बिंदुनुमा संरचनाएं, ये कौन सी सेल्स होती हैं, इसकी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन है। अब मैंने बताया था ये लेटरल होती है, मीडियन होती है, ट्राइटोसेरेब्रल होती है। तो लेटरल ये देखिएगा, ये लेफ्ट साइड की हैं तीनों, ये क्या है, राइट साइड की, मान लें ये दाएं भाग की और ये बाएं भाग की हैं। कुल 6 होती हैं, 6 कोशिकाओं का समूह होता है। तो पहला समूह लेटरल सेल्स दिख रहा है आपको, ये साइड में होती है, पार्श्व में, इसलिए इनको क्या कहा गया, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की लेटरल सेल्स। ये बीच में होती है, तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की ये मीडियन सेल्स जो बीच में होने का। और ये ट्राइटोसेरेब्रल थोड़ी सी क्या होती है, नीचे की ओर होती है, तो इनको क्या कहा गया, ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स कहा गया है। अब देखिएगा नाम आए हैं एनसीसी फर्स्ट, एनसीसी सेकंड और एनसीसी थर्ड। तो एनसीसी फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है, इनका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसका अर्थ होता है नार्पुरा कार्पोरा, नार्वे नर्व कॉर्पोरा कार्डियाई, नर्व कार्पोरा कार्डियाई, यानी अब आपको पता है, दिख रहा है, ये नर्व्स होती हैं किसकी, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, और ये कार्पोरा कार्डिका से जुड़ी हुई होती हैं, आपको दिख रहा है जैसे कार्पोरा कार्डिका है। तो होता क्या है कि मीडियन सेल्स की वह एक्सोन्स जो कार्पोरा कार्डियस से जुड़ते हैं उनको एनसीसी फर्स्ट कहा जाता है, नर्व कार्पोरा कार्डिकाई। यानी मीडियन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन है, उसकी जो मीडियन सेल्स है उनसे निकलने वाली नर्व जो
कार्पोकार्डिका में जाती है उनको एनसीसी फर्स्ट कहा जाता है। लेटरल सेल्स की जो नर्व है वो कार्पोकार्डिका से जुड़ी होती है, उसको एनसीसी सेकंड कहा जाता है। और ट्राइटोसेरेब्रल सेल्स की जो नर्व है कार्पोकार्डिका से जोड़ती है इसको, तो उसको एनसीसी थर्ड कहा गया है। तो एनसीसी फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब समझ गए होंगे, नर्व कार्पोकार्डिका। ठीक है, अब देखिएगा ये नीचे जस्ट कार्पोकार्डिका है और कार्पोकार्डिका के जस्ट नीचे कार्पोरा एलेटा और कार्पोरा एलेटा के जस्ट नीचे क्या होती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स होती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आज अपने जो डायग्राम देखा है इसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि जो कीट हैं उनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या कार्य है वो मैंने बताया, उनकी परिभाषा बताई और परिवर्धन को बताया और संरचना कैसी होती है वो आपको मैंने समझाई है कि कितने प्रकार की ग्लैंड्स इसमें पाई जाती है। कल अपने इन ग्लैंड्स का कार्य देखेंगे और इनके हार्मोन्स देखेंगे। थैंक यू।